Cmin by df 2.88. अल्फा आपको दे ही रखा है टेबल में, वर्ड फाइल में 9142 और AVE आप निकाल लीजिए। AVE निकालने के लिए मैंने क्या किया, देखिए AVE देखो AVE कैसे निकालेंगे। एस्टिमेट में स्केलर में स्टैंडर्डाइज्ड वेट, इस टेबल को कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए एक्सेल के नई में। यहाँ फार्मूला इज इक्वल टू एवरेज और 0.71 इसका स्क्वायर 0.517। क्या है कोरिलेशन नहीं आ रहा तो हम स्टैटिस्टिकल टूल पैकेज में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तीन कंस्ट्रक्ट मिनिमम ये क्या है? दो पे तो वैसे ही कर देंगे। सर वो AVE कैसे निकालते हैं, AVE ऐसे निकालते हैं, यहाँ पे जाके इसको राइट क्लिक करके कॉपी करें, शुरू से देखें, रन आपने कर दिया, रन करने के बाद व्यू आउटपुट में एस्टिमेट, उसमें स्केलर, उसमें स्टैंडर्डाइज्ड रिग्रेशन वेट, एक बार क्लिक कॉपी, एक्सेल के अंदर पेस्ट करने के बाद यहाँ फार्मूला लगाएं इक्वल टू एवरेज इन सब का 0.719 आ गया और इसका स्क्वायर का फार्मूला होता है इक्वल टू सेल फार्मूला कैप 2, कैप का मतलब होता है रेज़ टू पावर, ठीक है। तो यहाँ पर चाहे तो मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू D14 इंटू D14 और D14 कैप 2। कैप कैसे लगता है, शिफ्ट 6 से कैप लग जाती है। इसका स्क्वायर 0.517 आ रहा है, 0.5 से ज्यादा होना चाहिए। ये ओके है, ये भी ओके है, ये भी ओके है। कन्वर्जेंट वैलिडिटी तो ट्रू है। डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी निकाल नहीं सकते यहाँ पे तो अभी हम, ये तो जब आपके बाकी कंस्ट्रक्ट आएंगे तभी पता लगेगा। बाकी ये सारे इंडिसेस हमारे सही हैं। ये हमने पहला काम कर दिया, इसका नाम था टेंजिबिलिटी। दूसरे का नाम बताइए, दूसरे फैक्टर का नाम एम्पैथी। ठीक है, करें इसकी अल्फा बता दीजिए। 0.868। गुड, कैलकुलेट द अदर्स। क्या तो स्टैंडर्डाइज एग्रेशन ना कोरिलेशन नहीं ये जब आप स्टैटिस्टिकल पैकेज यूज कर सकते हो जब आपके पास तीन फैक्टर है। तो हमने अभी यदि हम मैनुअली कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे सर्विस सिखाया उससे भी कैलकुलेट उसमें नहीं जाने की 954 RMSC 0.07 AVE वो 2.25 2.5 AVE बेस्ट 5, राइट। तो आपके पास ऐसे भी पेपर होने चाहिए जो आप इंटरव्यू में दिखा सकें। अगर सारे के सारे कि भाई ABC कॉलेज शकूर बस्ती, ABC कॉलेज बवाना, नरेला, यहाँ पे मैंने अपने पब्लिश करवा रखे हैं और काउंट है मेरा 150, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं, आपको दिखाने पड़ेंगे वहाँ पे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक ही काम करते हैं, उसी का थोड़ा सा चेंज करके 80% सेम होता है, दूसरी जगह वही, तीसरी जगह वही, चौथी जगह। उसमें क्या होगा, जब आप 5 देंगे एक नज़र मारते ही पता लग जाएगा सेल्फ प्लेगरिज्म है, अपने ही काम को बार बार पब्लिश करवा रहे हैं। किसी को कोई आपत्ति नहीं है सेल्फ प्लेगरिज्म में, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जब आप उसको इंटरव्यू बोर्ड को दिखाएंगे, उनको देखते ही पता लग जाएगा एक ही काम है और बार बार उसी को खींच रखा है। कि क्वालिटी भी मैटर करती है, क्वांटिटी भी मैटर करती है। अब यहाँ पे 2 चीज़ आती है। क्वालिटी क्या है, बेस्ट तो है इम्पैक्ट फैक्टर,
जितना ज़्यादा इम्पैक्ट फैक्टर, लेकिन टू स्टार्ट विद मे बी इम्पैक्ट फैक्टर में ना हो। सर और मैं अभी बात कर रहे थे कि एमराल्ड में पब्लिकेशन कैसे हो। सो एक चीज़ जो हम लाइफ टाइम इम्प्रूव कर सकते हैं वो है इंग्लिश। बहुत ज़्यादा पेपर्स हमारे इसलिए रिजेक्ट हो जाते हैं, इसलिए नहीं कि टेक्निकली कमज़ोर है, हमारे पास भी अबोस्ट SPSS है, रिजेक्ट इसलिए हो जाते हैं इंग्लिश बड़ी पुअर है। इसका तो देखना पड़ेगा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको ये देखना पड़ेगा कि कोई ऐसा बंदा जो आपकी हेल्प कर सके, जिसकी इंग्लिश अच्छी हो, सेंटेंस फॉर्मेशन लिखना कैसे है। मुझे एक प्रूफ रीडिंग का, और मुझे एक बंदे ने बताया था एक्चुअली कि आपका इंट्रोडक्शन सेल्फ कंटेंट होना चाहिए। इंट्रोडक्शन की भी एक इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, उसके अंदर आगे डिस्कस हो और उसमें भी लास्ट में कंक्लूजन सा हो। फिर उसका सेकंड से रिव्यू ऑफ लिटरेचर से जैसे थ्रेड हो कि क्यों रिव्यू कर रहे हैं। रिव्यू हम जब करते हैं, नंबर 1 इट्स नॉट कॉल्ड रिव्यू ऑफ लिटरेचर, इट्स कॉल्ड कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ हाइपोथेसिस। आप क्या करते हैं, हम ज़्यादातर ऐसा बनाते हैं ये रिव्यू ये हाइपोथेसिस, ऐसा नहीं चलता है, मिक्स होता है। आप 15 स्टडी मेंशन करते हैं, इसने ये कहा, इसने ये कहा, इसने ये कहा, उनकी स्ट्रेंथ पे मैं ये एक हाइपोथेसिस बना रहा हूँ। फिर दूसरा ये कहा, ये कहा, ये कहा, 10 लोगों ने कहा, उसके बेस पे रिव्यू ऑफ लिटरेचर के या हाइपोथेसिस के ग्राफ बनते हैं। ग्राफ कैसे होता है, वो ये बनता है सेटिस्फैक्शन, पॉजिटिव, लॉयल्टी। जितना सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा उतनी लॉयल्टी बढ़ेगी। क्वालिटी से लॉयल्टी बढ़ती है, पॉजिटिव है, और इनका भी आपस में रिलेशनशिप है। तो आप क्या कर रहे हैं, सेटिस्फैक्शन से लॉयल्टी हुई, इसकी स्टडी एक जगह पे मेंशन कर रहे हैं, इसकी इससे हुई एक जगह पे, इसकी एक जगह पे, लाइक दैट। आई गिव यू वन एग्जांपल। एक लड़की है जीजेयू के अंदर PhD कर रही है, तो उसका सेम था कि सर PhD होगी, लगा दिया हमने बहुत सारे अनोवा, और ये भी लगा दिया, वो भी लगा दिया, पेपर कैसे लिखें। सो आई आस्क्ड सर कि पेपर लिखना है ना, तो तुम एक काम करो, मुझे एक टेबल फॉर्मेट में ये लिख के दो। उसका टॉपिक था क्या, दिस वाज अबाउट जॉब सेटिस्फैक्शन इन एकेडमिशियंस। तो उसने ये लिखा क्या एज के साथ, क्या जेंडर के साथ, डेजिग्नेशन के साथ सेटिस्फैक्शन का लेना देना है या नहीं। सो आई आस्क्ड सर तुम मुझे एक अलग टेबल बना के दो जेंडर, सेटिस्फैक्शन के, आपने सिर्फ ये मेंशन करनी है नेम ऑफ द ऑथर, ईयर और क्या रिजल्ट आया, बस फालतू बात नहीं लिखनी। आपने लिखा कौशिक 2007, रिजल्ट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, लाइक दैट। दूसरी जेंडर की जगह यहाँ पर क्वालिफिकेशन, तीसरी डेजिग्नेशन। ठीक है, जब आप पेज भरते हैं 40 पेज लिखने हैं, कुछ भी लिख देते हैं, लेकिन जब आप टेबल फॉर्मेट में आते हैं, उस लड़की ने कहा सर जेंडर की मेरे पास 3 स्टडी है, क्वालिफिकेशन की मेरे पास 5 स्टडी है, और डेजिग्नेशन की मेरे पास 15 स्टडी है। सो आई सेड ओके, हम ये पेपर लिखेंगे, हम सिर्फ पेपर ये लिखेंगे, डज डेजिग्नेशन अफेक्ट जॉब सेटिस्फैक्शन अमंग एकेडमिशियंस, राइट। अब हमने सिर्फ एक ही लिया है, उसमें कोई फालतू की चीजें नहीं, बहुत सारी बातें नहीं है। अब उसका रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखा 15 स्टडी, ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ 15 स्टडी हमने ये मेंशन किया, और उसका ये निकल कर आ रहा था जैसे जैसे डेजिग्नेशन हाई होता है वैसे वैसे सेटिस्फैक्शन बढ़ती है। प्रोफेसर सर द हैप्पीएस्ट पर्सन, असिस्टेंट प्रोफेसर सर यू नो दे ऑलवेज कीप ऑन क्राइंग। तो ये है हमारा डेजिग्नेशन, और डेजिग्नेशन से सेटिस्फैक्शन ये हो गया पॉजिटिव। ये हमने मेंशन किए 15 स्टडी है, ये मेंशन कर रहे हैं 15 स्टडी। उसके बेस पे हमने दिया कि भाई डेजिग्नेशन के रिगार्डिंग हमने अपना ये वाला स्केल यूज किया, स्टैंडर्डाइज स्केल है, हमने उसमें अनोवा यूज किया, ये यूज किया, और फाइनली हमने अपने उसको किया प्रीवियस स्टडीज को एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया, राइट। हमने इसको भेजा SRCC के जर्नल में, और उनके रिव्यूअर के कमेंट आए वन ऑफ द वेरी वेल रिटन एंड वेल स्ट्रक्चर्ड पेपर। हमने कुछ बहुत विलक्षण काम नहीं कर दिया, हमने बड़ा कॉमन सेंस बेस्ड और बहुत ही ऑर्डिनरी काम किया है, बहुत ऑर्डिनरी काम, लेकिन सिस्टमेटिकली काम किया है कि हमने फालतू बातें नहीं लिखी, पेज नहीं भरे, सिंपल से। देखो 15 लोगों ने कहा, क्योंकि उन्होंने कहा तो मैंने मान लिया, मेरे दिमाग की उपज नहीं है ये, क्योंकि 15 लोग ये एस्टेब्लिश कर चुके हैं, इसलिए मैंने कहा डेजिग्नेशन का इससे रिलेशन है। मैंने उसको मेजर किया, रिजल्ट आए, कुछ में नहीं आए, मैंने अपना लॉजिक दिया, ऐसा हो सकता है, बाकियों का प्रीवियस स्टडीज वैलिडेटेड, पेपर वाज एक्सेप्टेड। इसी तरह से अब जब आप, नाउ द थिंग इज, आई हैव ए फ्रेंड इन MDI गुड़गांव, उसको 1 साल हो गया। अब उसने कहा नीरज ओके, अब मुझे समझ आ गया पेपर कैसे पब्लिश होते हैं। मैंने कहा शेयर करो, तो उसने कहा पेपर ऐसे पब्लिश होते हैं, सबसे पहले आप एक जर्नल को पकड़ेंगे, मुझे इस जर्नल के अंदर पब्लिश करवाना है। सबसे पहले एक जर्नल पकड़ें, उसको फॉलो करें, उसको पढ़ें, आपके रिलेटेड टॉपिक में उस पर क्या क्या आया है, आपके रिव्यू ऑफ लिटरेचर में उसके प्रीवियस इश्यूज मेंशन होने चाहिए। दिस
द ब्लंडर आई हैड मेड, मैंने जेंडर इश्यूज पे एक पेपर लिखा और उसको इंडियन जर्नल ऑफ जेंडर स्टडीज भेज दिया। ये इंडियन जर्नल है लेकिन इंटरनेशनल बाहर छपता है। उन्होंने उसका रिव्यू के कमेंट आए, दिस इज यू नो समथिंग, क्या है ये, इसी जर्नल के प्रीवियस पास्ट में 5 स्टडी हो चुकी है, वो भी मेंशन नहीं है रिव्यू ऑफ लिटरेचर में। क्या रिव्यू किया हुआ है इसने? एंड देन आई थॉट यस, बिल्कुल सही बात है, बहुत लॉजिकल बात है, कम से कम उस जर्नल के तो मेंशन हो, बहुत ही कॉमन सेंस की बात है। सेकंड थिंग शी टोल्ड मी, आप ये देखिए उसके एडिटोरियल बोर्ड को पढ़े। एडिटोरियल बोर्ड में ये देखें आपका पेपर मोस्ट लाइकली किसके पास जा सकता है, उसको फॉलो करें, वो क्या क्या काम करता है। मैं जेंडर पे लिख रहा हूँ, उसके एडिटोरियल बोर्ड में जेंडर पे